इकोनॉमिक एक्टिविटी में बाइंग, सेलिंग, प्रोड्यूसिंग, तो ये ऐसी कई एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होंगी, लेकिन जो मेन है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी कहा जाएगा जब उस काम को करने में या करने के बाद आप यू कैन मेक मनी और यू कैन अर्न मनी, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। उसी के साथ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा ही बाजार को ध्यान में रख के की जाती है, तो ही ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब सेक्टर किसको कहते हैं? जो लोग या ग्रुप जो लोगों का है, फॉर्म्स, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड होती हैं, उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो ये सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला हो जाएगा सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी चीजें आती हैं? वो हो जाएगा एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, फार्मिंग, फिशिंग। ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाएंगी। और ये किन चीजों से बनता है? ये नेचुरल गुड्स से प्रोड्यूस होता है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटिलिटीज, वो चीजें जिनका हम यूज कर सकें, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। एग्जाम्पल, कार, टेबल ले लें, कपड़े ले लें, या कोई सारी चीजें, कुछ खाने वाली चीजें ले लें, तो ये सारी चीजें सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड है टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। ये एक हेल्पिंग सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में। और उसी के साथ साथ ये एक संस्थान, इंस्टीट्यूशन के रूप में भी है जो खुद अपनी सर्विसेज रेंडर करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल कह लें, बैंक का ले लो, होटल्स का ले लें, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ले लें। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करती हैं? अपनी सर्विसेज रेंडर करती हैं और इसके बदले में वो अपना फीस लेती हैं, अपने पैसे लेती हैं। तो ये हमारे थे। सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहेंगे? वो एक्टिविटी जहाँ पे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी हो, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा ही मार्केट को ध्यान में रख के की जाती है। उसके बाद से हमने सेक्टर देखा, ग्रुप इन्वॉल्व जो है उस बिजनेस में या उस एक्टिविटी में। और उसके बाद से ये सेक्टर्स 3 में बटे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर्स कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी में सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे? ऑन बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच सेक्टर। मीन्स जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज जो एक सेक्टर बनाता है, उसके आधार पे हम
इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने की बात ही क्यों आती है, कई दफा क्या होता है कि कोई एक सेक्टर में अधिक लोग हैं, वो सेक्टर हो सके बड़ा है या छोटा है, तो और उसके काम के आधार पे उसके लोगों की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह लें, आउटपुट उसी के अनुसार होगा। तो ये जानने के लिए हम चीजों को, ये तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। अब टोटल वैल्यू किसी एक सेक्टर का कैसे निकालें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर लेते हैं, तो इसमें एक वीट का एग्जाम्पल लेते हैं। टोटल वीट प्रोड्यूस्ड, जो वीट टोटल प्रोड्यूस हुआ है वो है 10,000 kg, 10,000 किलो, और 1 kg वीट का प्राइस है 8 रुपीज। तो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू वीट का कितना होगा, टोटल वीट इंटू प्राइस। टोटल वीट कितना था 10,000 kg, और प्राइस ऑफ प्रोडक्शन 8 पर kg, तो कितना हो गया टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ वीट 80,000 रुपीज। तो ऐसे हमने वीट का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू निकाल लिया, वो 80,000 रुपए है। अब वीट का प्रोडक्शन वैल्यू लेंगे और ऐसे ही फिर कॉटन का प्रोडक्शन वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही मिल्क का प्रोडक्शन वैल्यू निकालेंगे और सो ऑन। तो ऐसे प्राइमरी सेक्टर के पूरे जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका वैल्यू निकल जाएगा, और वो सारे प्राइमरी सेक्टर के जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं इस सेक्टर में उसका टोटल वैल्यू निकाल कर और ऐड कर देंगे, तो इसका हमें टोटल प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू निकल जाएगा। और इसके बाद हम सेकेंडरी सेक्टर का ऐसे ही निकालेंगे, फिर टर्सरी सेक्टर का ऐसे ही निकालेंगे, और फिर हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है उन तीनों को ऐड करेंगे एक ईयर का, तो हमारा जीडीपी निकल जाएगा। और जितना हाई या जितना जीडीपी इंक्रीज करेगा उतना ही इंक्रीमेंट या ग्रोथ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री में होगा। मींस जीडीपी इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री इंक्रीज करेगी। अब हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो था वो एग्रीकल्चर से हुआ, क्योंकि जो पहले पॉपुलेशन था उनको फीड करना एक चैलेंज था। तो एग्रीकल्चर ये के में फार्मिंग या प्रोडक्शन करने से न ही लोगों को अनाज मिल पाया, उसी के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। और फिर फार्मिंग का मेथड चेंज करके ट्रेड और ये सारी की हेल्प से चीजें आगे चलती गई। उसके बाद से आया सेकेंडरी सेक्टर का। वो क्यों आया, क्योंकि इन्वेंशन और नई टेक्नोलॉजीज की मदद से चीजों को प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से इंट्रोडक्शन हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो कि सेकेंडरी सेक्टर है। और हाल के 100 सालों में टर्सरी सेक्टर आया, जो कि सर्विस सेक्टर है। ये चीजें और अधिक प्रोड्यूस करने लगा, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगा, और इन्हीं सारी चीजों के वजह से इकोनॉमी और जीडीपी अपने देश का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। अब यहाँ ग्राफ की हेल्प से
हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर हमारे देश में कितना कंट्रीब्यूट करता है, किन चीज़ों में, जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में। तो सबसे पहले ग्राफ 1 हम देखेंगे, जहाँ पे कि ईयर 2013-14 ले लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये ब्लू मार्जिन से दिखाया है कि कितना और कैसे प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, प्राइमरी सेक्टर। फिर से ब्राउन मार्जिन से सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शो करता है, ये उससे ज़्यादा है। और सबसे अधिक जो है वो है टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ईयर 13-14 में। ये हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इन ईयर 13-14। अब ग्राफ 2 में हम देखेंगे कि कितना परसेंट शेयर कंट्रीब्यूट करता है कौन सा सेक्टर। ग्राफ 2 में प्राइमरी सेक्टर 10% कंट्रीब्यूट करता है ईयर 2013-14 में, और सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है 20% ईयर 13-14 में। और टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में कितना परसेंट शेयर है वो है आपका नियरली 70%, नियरली मीन्स मोर देन 65%। तो ये हमने देखा कैसे प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट शेयर था, सेकेंडरी सेक्टर का कितना परसेंट शेयर था, और टर्शियरी सेक्टर का कितना परसेंट शेयर था जीडीपी में ईयर 2013 और 14 में। और ग्राफ 3 में शेयर ऑफ सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम देखेंगे कि कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। ईयर 2011-12 में प्राइमरी सेक्टर नियरली 49% कंट्रीब्यूट करता है, सेकेंडरी सेक्टर नियरली 24% कंट्रीब्यूट करता है, और टर्शियरी सेक्टर 27% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में। क्योंकि अभी भी पिछले सालों के अपेक्षा आज भी सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेक्टर का ही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है ऊपर से दिखेगा कि वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, लेकिन असल में वो एम्प्लॉयड नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक जमीन है, उसमें 5 लोगों के काम करने का ही है, लेकिन वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं लेबरर बन के। तो वो जो 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो काम तो कर रहे हैं ऊपर से, लेकिन वो असल में एम्प्लॉयड नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो इस सेक्टर में। पहला है डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर, मीन्स जो एग्रीकल्चर है जो कि प्राइमरी सेक्टर है जो कि अधिक कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में, उसको डाइवर्सिफाई करे और हॉर्टिकल्चर, एनिमल रियरिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पिसीकल्चर, इन्हीं सारी चीज़ों को प्रमोट करें। दूसरा है प्रोवाइड लोन टू फार्मर्स एट चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो लोन है वो कहीं ना कहीं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से होना चाहिए, जैसे कि बैंक वगैरह से इन किसानों को मिलना चाहिए, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो।
और आसानी से मिल पाए। तीसरा, इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जैसे रोड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, बैंकिंग। इन्हीं सारी चीज़ों से इनका जो काम है वो आसान हो जाएगा। और लास्ट में एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रमोशन, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। Organized sector. Organized sector is a sector where employment terms are fixed and regular, and the employees get assured work. Organized sector वो है जहाँ पे कि आपका जो काम है वो फिक्स है, परमानेंट है और रेगुलर है, और यहाँ पे आपका काम जो है वो एश्योर्ड है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, लंबे समय के लिए है। एग्जाम्पल हो जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हेल्थ वर्कर्स, माइनिंग वर्क। तो ये सब हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? Unorganized sector is one where the employment terms are not fixed and regular, as well as the enterprises are not registered with the government. इसका मतलब ये वो सेक्टर जहाँ पे कि आपका काम न ही रेगुलर है और न ही फिक्स्ड है, ठीक। और ये वो ऐसा काम है जो जिस काम का सरकार के यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब उस कंपनी का या फैक्ट्री का कोई सरकार के यहाँ नाम नहीं बना है। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांटेशन लेबरर्स, हैंडलूम वर्कर्स, फिशरमैन, वीवर्स और बीड़ी वर्कर्स। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में तो जो लोगों का जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या था कि लोगों के जो भी राइट्स थे, जो भी रूल रेगुलेशंस थे, उसके अकॉर्डिंग उनका वर्क चलता था या उनका एम्प्लॉयमेंट चलता था। लेकिन यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो बड़े ही कम पैसे देते हैं, लंबे समय तक काम कराएंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कि जिनसे वर्कर्स को सेफ गार्ड करना पड़ता है। तो कुछ गवर्नमेंट्स के साइड से स्टेप्स हैं जो कि उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। पहला है गवर्नमेंट को वेजेस को फिक्स्ड करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड फिक्स वेजेस। उसके बाद से है स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स, मीन्स कितने समय काम करना है ये गवर्नमेंट को निर्धारित करना चाहिए। तीसरा है इनैक्ट न्यू लॉज ऑन ओवर टाइम, मतलब एक कानून होना चाहिए, नया कानून, जो कि जितना ओवर टाइम कराएंगे उसी हिसाब से, समय के हिसाब से पैसे सबको बराबर मिलने चाहिए। उसके बाद से चीप लोन विथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स आसानी से इन वर्कर्स को लोन मिल सके और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो वो महज हो, बड़ा ही कम हो। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल क्रेडिट वो है जहां पे कि आरबीआई मॉनिटर करती है उन संस्थानों को, उन इंस्टीट्यूशंस को जो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। और फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्या है? बैंक है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो ये यहाँ पे लोगों को लोन्स प्रोवाइड कराती है। ये आपका फॉर्मल क्रेडिट हो गया। इनफॉर्मल क्रेडिट वो है जिसको मॉनिटर करने के लिए कोई फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, कोई लॉ नहीं है जिसके अकॉर्डिंग या जो मॉनिटर करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टर्म्स और कंडीशंस ये हैं। ये पहले से फिक्स्ड नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस, लॉ और
कितनी सिक्योरिटी लगेगी, कितने ड्यूरेशन पे आपको क्या पे करना होगा, कितना, तो ये सारा फाइनेंशियल क्रेडिट में होता है, फॉर्मल क्रेडिट में होता है। और इनफॉर्मल क्रेडिट में ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल क्रेडिट लोग अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, ट्रेडर से, लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर सेल्फ से हेल्प लिया करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? और यहाँ पे एक तरीके से इनफॉर्मल जो क्रेडिट है कोऑपरेटिव जैसे वो सोसाइटी होती है, रूरल उसी एरिया का पे एक फॉर्म है, बड़े जहाँ पे एक्सटेंट कि पे है, क्योंकि कुछ गरीब लोगों लोग को एक पैसे जुट लेने होते में, हैं। पैसे उधार और लेने में क्योंकि बड़ी ही वो एक साथ इसलिए आसानी आती से हैं क्योंकि मिल जाता है, सबके बिना साथ कोई वही बड़ा समस्याएं होती सिक्योरिटी हैं। रखे। तो वो एकजुट होते हैं और कुछ कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और इस ग्रुप का या उनका मोटिव ये होता है कि जब किसी को जरूरत पड़े अपना बिजनेस करने के लिए या छोटा कोई रोजगार करने के लिए, तो उस ग्रुप से वो पैसे लेते हैं और फिर अपने समय समय पे उसमें पैसे भरते रहते हैं। तो ये ग्रुप का जो इंटरेस्ट होगा वो नहीं रहेगा, जो ग्रुप के मेंबर्स रहेंगे उन्हीं को वो पैसे मिल सकते हैं। तो ऐसे, और इसके पहले, अच्छा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है और बिना समय गवाए उनको पैसे मिल जाते हैं उस ग्रुप से, और कोई कोलेटरल सिक्योरिटी इन्हें नहीं देना पड़ता है। और ऐसे ही अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इसके पहले ये लोग फॉर्मल और जो इनफॉर्मल तरीके थे पैसे लेने के, तो उसके पीछे लगे रहते थे, बड़ा समय गवाते थे, उस पे इंटरेस्ट अधिक था। तो ये दिक्कतें थी। पहले लोग मनी लेंडर्स से लेते थे, मर्चेंट से लेते थे, या हालांकि इन्हें बैंक तो अप्रोच करना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल टास्क था। तो आया सेल्फ हेल्प ग्रुप by government. The motive of public sector is social welfare and not to earn profit. मतलब जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है उसका मेन जो मोटिव होता है वो लोगों की सहायता करने के लिए होता है, न कि पैसे बनाना। एग्जाम्पल मिलिट्री, लॉ एनफोर्समेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एजुकेशन। तो ये है पब्लिक सेक्टर, जैसे कि टिस्को है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है। और प्राइवेट सेक्टर आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। द मोटिव ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न एंड मेक प्रॉफिट। और यहाँ पे ओनर्स, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स बेनिफिट पाते हैं इस कंपनी से। ये प्रॉफिट बनाने के लिए ये कंपनीज फॉर्म होती हैं। एग्जाम्पल रिलायंस हो गया। तो ये है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। और यहाँ पे कई ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे कि प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और उन्हें इन्वेस्टमेंट अधिक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपका अगर रेलवे ही ले लें तो इसमें इन्वेस्टमेंट अधिक हो जाएगा और इनके लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐसी चीजों में गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट करती है। और कुछ ऐसे भी फील्ड्स हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनीज को, कि वो आगे आए और उसमें बिजनेस करें। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है।